वेद इन सब बारे में सोच ही रहा था कि तभी शौर्य उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या सोच रहा है तू इतने ध्यान से? वेद वैसे ही खोए हुए कहता है, कनिक्स हमारी तरह है। वह एक वैम्पायर है, इंसान नहीं। और मैंने कल खुद उसे एक निर्दोष को मारते हुए देखा है। उसकी बात सुनकर शौर्य उसकी तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, मुझे ये पहले से ही शक था। और उसका वह चौधरी होना, तुझे ऐसा नहीं लगता जैसे हमें सब कुछ जानने का समय आ गया है? तभी वेद का फ़ोन एक बार फिर से रिंग करता है। वह देखता है तो आहान का कॉल था। आहान उसे बार बार कॉल कर रहा था तो वेद कॉल अटेंड करते हुए कहता है, हेलो डैड। वेद दूसरी तरफ से गुस्से से कहता है, तू वहाँ पर गुच्छरले उड़ा रहा है या काम करने गया है? मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ पर काफ़ी कुछ दिक्कतें चल रही हैं और तू मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहे हो। क्या हुआ है वेद, यह बताओ जरा। वेद कहता है, डैड मैंने पिछली रात यहाँ पर वैम्पायर देखे हैं, जिनमें से एक हमारा कॉलेज मेट है और उसने एक आदमी का मर्डर कर दिया है। उसकी बात सुनकर आहान हैरानी से कहता है, क्या तुम्हारा कॉलेज मेट है? क्या तुम उसे जानते हो? वेद कहता है, हाँ डैड, उसका नाम कनिक्स चौधरी है। उसका नाम सुनते हुए आहान 2 बार उसके नाम को दोहराता है, कनिक्स चौधरी। चौधरी अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह कहता है, क्या तुम दोनों दोस्त हो? तो वेद कहता है, नहीं, वह मुझे अपना दुश्मन समझता है। पता नहीं क्यों उसकी आंखों में मुझे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत नजर आती है। और जिस दिन वेलकम पार्टी में उसने आपको देखा, तब उसकी आंखें मानो अंगार ही बरस रही थी। आहान कहता है, मतलब मेरा शक बिल्कुल सही है। उस लड़के को खुद से दूर रखना। तुम जल्द से जल्द दिल्ली आ जाओ। वेद कहता है, अभी मैं 4 दिन तक नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है और मैंने अभी उसकी पिटाई की है क्योंकि उसने हमारी एक टीम की लड़की तानिया को प्यार करता है और उसे किडनैप कर लिया था क्योंकि वह उससे प्यार करता है। आहान मुस्कुराता है और फिर कहता है, वह लड़का काफ़ी खतरनाक है, लेकिन तुमसे नहीं। और दूसरी बात, अगर तुमने वहाँ पर कुछ भी किया और वहाँ पर कुछ भी हुआ, उसके बारे में मुझे नहीं बताया, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई भी नहीं हो सकता। वेद, यह बात याद रखना। उसकी बात सुनकर वेद को सभी बातें याद करने लगती हैं कि कैसे उसने अपने की किडनैपिंग, लड़ाई, गैंगस्टर, इन सब के बारे में आहान को कुछ नहीं बताया था। वह कहता है, डोंट वरी डैड, मैं आपको हर बात अच्छे से बता दूंगा। अब मैं रखता हूँ। यह कहकर वह कॉल को कट कर देता है। शौर्य उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या कहा? वेद कहता है, उन्होंने कहा है कि कनिक्स बहुत खतरनाक है, हमें उससे दूर रहना होगा। उसकी बात सुनकर शौर्य कहता है, ठीक है, हम भी कोई उससे गले लगने के लिए मरे थोड़ा ना जा रहे हैं। कहकर वह दोनों वापस लिविंग रूम में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे। तान्या वेद की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें मेरे ऊपर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसकी बात सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन वेद बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखता है और कहता है, प्यार करना है
तो जाओ सबके सामने करो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर दोबारा हम सब लोगों को टेंशन देकर तुमने कहीं पर भी तमाशा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला जाता है। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तो उज्ज्वल कहता है, क्या यार तुम सब लोगों को एंजॉय करना नहीं आता है? अब जितनी भी परेशानियां थीं सब तो ख़त्म हो गई हैं ना। और देखो तान्या भी आ गई है, तो चलो ना गोवा की पार्टी एंजॉय करते हैं। उसकी बात सुनकर अवनी उछलते हुए कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी यही कहने वाली थी। तभी उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एकदम से ठंडापन महसूस होता है और जब वह पलट कर देखती है तो बेद उसे ही घूर रहा था। आनी अपने दांत को दिखाते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि अकेले जाना है, तुम भी जा रहे हो। चलो आज सभी हम लोग गोवा की डे पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उसकी बात सुनकर सभी हुर्रे कहते हैं और फिर निकल जाते हैं रेडी होकर डे पार्टी एंजॉय करने गोवा बीच। सभी लोग गोवा बीच पहुंचते हैं। मानवी की आंखें हल्की सी सूजी सी लग रही थीं, जिसे देख कर अवनी उसे छेड़ते हुए कहती है, क्या बात है, लगता है तुम्हें रात को अभिनय ने सोने नहीं दिया है। उसकी बात सुनकर मानवी उसे घूर कर देखती और कहती है, जब बेद तुम्हें ऐसे परेशान करेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा, कहकर वह जूस काउंटर की तरफ चली जाती है। अवनी उसे जाता हुआ देख कर कहती है, वह क्या मुझे परेशान करेगा, मैं उसे परेशान करूँगी। तभी पीछे उज्ज्वल आते हुए कहता है, तुम मुझसे टिप्स ले सकती हो, बिकॉज आई एम एक्सपर्ट। अवनी उसे ऐसे देखती है जैसे वह किसी बेवकूफ़ को ही देख रही हो। फिर कहती है, नो थैंक्स, मुझे जो करना होगा मैं खुद ही कर लूँगी। तभी उसकी नज़र जाती है जहाँ पर बेद अपने निक्कर के पॉकेट में हाथ डाले, अपनी आँखों में सनग्लासेस पहने काले बनियान में खड़ा हुआ था और उसकी मस्कुलर बॉडी उस बनियान में साफ नज़र आ रही थी। वह उसे देखने लगती है। तभी पीछे से अभिनय आकर कहता है, अगर तुम मुझसे ऐसे हैवान भरी नज़रों से देखोगी तो शायद तुम्हारे कुछ करने से पहले वो तुम्हें प्राइवेट रूम में उठा कर ले जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारे को कुछ नहीं आता, उसे बस वाइड बिहेव करना आता है। उसकी बात सुनकर अवनी उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखती है और कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, उसे कुछ नहीं आता। अभिनय कहता है, ध्यान से सुनो, वो जैसा बनता है वैसा है नहीं। जब हम लोग लड़कियों के साथ गुच्छले उड़ाते थे तब वह अपनी मीटिंग में होता था या फिर अपनी पढ़ाई में, जिस कारण उसे लड़कियों से डील करना नहीं आता। हो सकता है तुम्हारे फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ देख कर लगता है। तो अवनी उसे देख कर कहती है। तो अभिनय कहता है, मुझे शर्माने की क्या ज़रूरत है, आई एम योर ब्रदर्स, और अब तो तुम मेरी होने वाली भाभी हो, तो उस नाते मैं तुम्हारा देवर हूँ। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि वेद को लड़कियों से अच्छे से डील करना नहीं आता, क्योंकि उसने आज तक किसी लड़की को देखा ही नहीं। अवनी अपनी आंखें बड़ी करके कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब यह है कि वेद वर्जन है।
अभिनय उसके सिर पर मारते हुए कहता है, यह हुई ना बात, तुम सच में काफी ज्यादा समझदार हो। उसके बाद अपने पेट पकड़कर खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, तुम बहुत अच्छा जोक करते हो, लेकिन मुझे हंसी नहीं आई। कहकर वह चुप हो जाती है। बेद जो कि उन दोनों को घूर रहा था, वह उसके पास आता है और कहता है, क्या चल रहा है। ओनी बेद को अपने पास देखकर तुरंत कहती है, अभिनय बता रहा था कि तुम वर्जन हो। क्या सच में? लेकिन तुम्हारा ट्रीटमेंट कर तो नहीं लगता। उसकी बात सुनकर वेद एक नज़र अभिनय को देखता है, जो कि वहाँ से कब का खिसक चुका था। वेद ओनी की कमर पकड़कर अपने आप से सटाकर कहता है, तुम चाहो तो यह चीज़ ट्राई कर सकती हो और देख भी सकती हो कि मैं वर्जन हूँ कि नहीं। क्या कहती हो? ओनी जो कि अपने खोदे हुए खुद के गड्ढे में गिर रही थी, वह वापस चढ़ते हुए कहती है, ठीक है, चलो चलते हैं। यह कहकर वह उसके बनियान के ऊपर से ही उसकी मस्कुलर बॉडी पर टच करती है। वेद उसे तुरंत दूर हो जाता है और खांसते हुए कहता है, यह क्या है? ओनी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुम तो कह रहे थे ना कि चलो चलते हैं। वेद कहता है, तुम अपने दोस्त के साथ रहकर बिल्कुल बेशर्म हो चुकी हो। दूर रहा करो उससे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पीछे से तान्या आकर कहती है कि हे ब्रदर, मैंने आज तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कुछ नहीं सिखाया है। अगर मैं सिखाने पर आई ना, तो यह तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ फुर हो जाएगी। इसीलिए मुझे ब्लेम बिल्कुल भी मत करना। वेद उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है, तुम जरा इसे किसी और से बात करने को सिखाओ तो जरा, मैं इसे वापस उठाकर मेरी ज़िंदगी में ले आऊँगा। तभी उन सबको गाने की आवाज़ सुनाई देती है। सब लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ पर एक लड़की बैकयार्ड और नीचे से शर्ट जीन्स पहने, एक हाथ में बियर पकड़े, फिल्म एंजॉय करते हुए डांस कर रही थी। वह अपने साथ में खड़ी लड़कियों को भी अपनी तरफ ही खींच लेती है। यार तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। उसके बाद वह लड़की उमंग की तरफ बढ़ जाती है और उसे भी पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। उमंग जो कि अचानक उस लड़की के खींचे जाने पर उसके ऊपर गिर रहा था, वह लड़की उसके सीने पर उसे धक्का देती है, जिस कारण उमंग सही से खड़ा हो जाता है। वह लड़की अपनी आईब्रोज ऊपर करके उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो उमंग उसे अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है। जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग तुझ में लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। उसके बाद वह उमंग को इग्नोर करके उसके बगल में खड़े लड़के के पास जाती है और उसे देखकर अपनी उंगलियां तितली बनाकर डांस करने लगती है। तुम्हें दिन चढ़े तुम्हें दिन ढले। तभी एक और लड़की वहां पर आती है और उसके साथ में खड़े लड़के के हाथ को पकड़कर अपने कमर पर रखते हुए उसके पास अपने पैर फ्लैक्स स्लाइड करते हुए डांस करते हैं। ओनी बेद के पास जाती है और उसे अपने पास खींचते हुए डांस करती है, लेकिन बेद चुपचाप खड़ा उसे ही घूर रहा था।
ऑनी अपनी इरिटेट होती है तो उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है। यह देख कर वेद की आंखें और डरावनी हो जाती हैं। ऑनी चिल्लाकर कहती है, डांस करो, लेकिन डीजे की बीट ज़्यादा होने के कारण उसके थप्पड़ पर किसी ने ज़्यादा रिएक्ट ही नहीं किया था। बन के चाहत, नजरों के खत लिखना तू है जैसा, मुझको वैसा दिखना। उसके बाद वेद को ऑनी वहीं पर छोड़ देती है और जूस काउंटर पर जाकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ वोडका, सॉफ्ट ड्रिंक, वाइन यही सब थी, पानी भी नहीं था वहाँ पर। तो ऑनी एक गहरी सांस लेती है और वोडका को पानी समझकर गटक लेती है। इधर उमंग चुपचाप काउंटर में बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। तभी एक बार फिर से वह लड़की आ जाती है और उसके हाथ में पकड़े ड्रिंक को छीन कर खुद पी जाती है। इस बार उमंग चुप नहीं रहता और उसकी तरफ देखकर कहता है, ओ हेलो मिस, आपको दिक्कत क्या है? पहले तो ज़बरदस्ती मुझे डांस कराना, उसके बाद मैं फिर मेरे ड्रिंक को छीन कर ले रही हो। क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? वह लड़की उसकी तरफ घूर के देखती है और कहती है, यह मेरा बदला है। उसकी बात सुनकर उमंग उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखता है और फिर वह उससे कहता है, मैं तो आपसे आज पहली बार मिल रहा हूँ, तो बदला किस बात का? वह लड़की उसके गाल को थप्पड़ मारती है, फिर थपथपा कर कहती है, मैं फ्लाइट में मिली थी, तुम्हें याद है कि नहीं? तुमने मेरी नींद हराम किया था। मैं भी तुम्हें यहाँ पर अचानक देख लिया। वैसे तुम काफ़ी गर्मी पैदा करने वाले, मेरा मतलब हॉट हो, जिस कारण तुम मेरी याददाश्त वापस नहीं आ पाए। उसकी बात सुनकर उमंग कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? वो लड़की उसके चेहरे पर अपनी उंगलियों को सहलाते हुए कहती है, तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। उमंग कहता है, तुम्हारा नाम क्या बता सकती हो? लड़की अपना मुंह को बनाते हुए कहती है, नहीं, तुम मेरा नाम नहीं जान सकते। तभी पीछे से कोई चिल्लाता है, अंजू चलो चलते हैं। वह लड़की उसकी तरफ गुस्से से देखती है और फिर कहती है, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? मैंने अभी इस गधे को अपना नाम बताने से इनकार किया है। उमंग जो कब से उस लड़की की बकवास सुन रहा था, वह उसके हाथ को पकड़ता है और उसे अपने करीब जाकर उसके कान के धीरे से कहता है, यह कथा बेड पर बहुत अच्छा है, इसलिए दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं धमकी नहीं देता। यह कहकर वह उसके कान के नीचे काटता है और उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर कांच टूटने की आवाज़ आती है।